हेलो स्टूडेंट, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से। बेसिकली इन्होंने ये कहा, एक लाइन में मैं आपको समझा दूं, फिर पूरी लंबी कहानी है। एक लाइन में कहानी ये है कि इनका ये कहना है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, अमीर होते हैं, वो गरीब को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल करते हैं। पूरा कानून इस हिसाब से बनाया हुआ है कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। गरीब गरीब ही रहे, कुछ कर ना पाए, उछल के भाग ना पाए। अगर वो चोरी करे अमीर के घर में, अपने हक का पैसा उनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से छीनने की कोशिश करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को एबॉलिश करने की कोशिश करे, तो उसको पनिशमेंट मिल जाए। क्रिमिनल लॉ हिसाब से बना दिया। लेबर लॉज और बाकी के जो लॉज बनाए भी गए हैं, उनको उन्होंने कहा ये आई वॉश है, जस्ट एक इल्यूजन पैदा करता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ टोटली अमीरों का फेवर करता है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये है ब्रीफ में, एक लाइन में या कहो 1 मिनट में, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया भर की बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी, डिवीजन इन क्लासेस, बहुत कुछ है। भाई एग्जाम में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। मैंने भी उस हिसाब से लंबा आंसर तैयार किया है, वो पढ़ लेते हैं, बट फंडा यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहां से आई कहानी? ये कहानी लिखी है कार्ल मार्क्स ने, और दूसरे भाई साहब कौन है? दूसरे भाई साहब का नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स है या एंजल्स है, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स, वाइल ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज जो है वो बात करती है न्यूट्रल टूल फॉर जस्टिस। जो बाकी की थ्योरी हैं उनको ऐसा लगता है कि लॉ एक न्यूट्रल टूल फॉर जस्टिस है, यानी सबके लिए सेम है, न्यूट्रल है। अमीर गरीब कानून की दृष्टि में सब सेम है। कार्ल मार्क्स बोलता है ये सब बोलने के लिए है सिर्फ, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है कि लॉ इज जस्ट अ टूल यूज्ड बाय रिच टू कीप देमसेल्व्स रिच एंड कीप द पुअर डाउन। गरीबों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो आगे बढ़ ना पाए। कानून इस तरह से बड़ी सफाई से बनाया गया है कि अमीरों को फेवर करता रहे और गरीब पिसता रहे। ये है कार्ल मार्क्स के व्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। उनका ये कहना है कि लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, न्यूट्रल और डिवाइन। कुछ नहीं है ऐसा। ना तो लॉ डिवाइन है, ना लॉ न्यूट्रल है, और ना एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट होता है कोई भी चीज जो कंप्लीट होती है, फ्री ऑफ डिफेक्ट, संपूर्ण। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है कानून में। जबकि लॉ क्या है? ये एक इकोनॉमिक रियलिटी का प्रोडक्ट है। पैसे वालों के लिए एक कंसेप्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है, एंड इट्स ए टूल यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास टू मेंटेन द इकोनॉमिक डोमिनेंस। अमीर अमीर बना रहे, कोई पंगे ना करे उससे। अगर कोई पंगा करे तो क्रिमिनल लॉ उसको पनिश कर दे। सिविल लॉ उनके राइट, उनकी प्रॉपर्टी के ऑनरशिप्स और बाकी चीजों को मेंटेन करे। कॉन्ट्रैक्ट में हर तरह से वो अपना फेवर कर लें, अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें, अपना हाथ ऊपर रखें। तो उनका ये कहना है कि लॉ जो है इट्स जस्ट ए टूल यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास कौन है? कैपिटलिस्ट, रिच, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स, बिग बिजनेस क्लासेस। आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ओनर्स, ये भी कोई कम नहीं है जो इस तरह की बड़ी बड़ी एप्स चला रहे हैं। इनके पास भी अंधा पैसा है। वक्त बदल गया, पहले फैक्ट्री ओनर्स रिच होते थे, आज सॉफ्टवेयर ओनर्स रिच हैं। वक्त बदल गया है, बट फंडा वही है, ब्रॉडर कंसेप्ट वही है। इन्होंने कहा कि दो ही तरह के लोग होते हैं, एक कैपिटलिस्ट होता है, एक वर्किंग क्लास होती है। आपको पता ही है, कैपिटलिस्ट वो जो कि वेल्दी है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज, लैंड, बैंक्स, मशीनरी, आज की तारीख में ऐड कर दूं तो सॉफ्टवेयर, एप्स। और वर्किंग क्लास कौन है? लेबर, जिनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपना मेहनत, अपनी मेहनत ही बेचते हैं। सो इनके हिसाब से जो थ्योरी है वो है लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। इन्होंने कहा कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये एक बकवास है। दे आर्ग्यू दैट स्टेट एंड इट्स लॉज, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं वर्किंग क्लास को। जैसे प्रॉपर्टी लॉ वो कह रहा है कि कुछ भी न्यूट्रल नहीं है। प्रॉपर्टी लॉ इस हिसाब से बनाया गया है कि ये लैंडलॉर्ड को फेवर करे और टेनेंट के अगेंस्ट रहे। लेबर लॉज जो हैं वो
स्ट्राइक ना कर पाए वर्कर्स, अपने राइट्स के लिए ज्यादा आवाज ना उठा पाए, इस हिसाब से बनाई गई है ताकि फैक्ट्री ओनर्स को बेनिफिट्स हो। इल्यूजन है, इल्यूजन उनका ये कहना है कि लॉ सबके लिए सेम है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल इल्यूजन है और इससे ऊपर कुछ नहीं है, वैचारिक भ्रम। वर्कर्स को राइट टू वोट दे दिया, यूनियंस बनाने दे दी, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं ताकि वो बहुत ज्यादा रिवोल्ट ना कर सकें। उनको ये बताया जाए कि जो करना है कानून के दायरे में करो, कानून के दायरे में ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली आइडिया इज एक्सप्लॉयटेशन। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये ह्यूमन राइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं वो प्रॉपर्टी के ऑनर बने रहे। ह्यूमन राइट्स कहने को ह्यूमन राइट चिल्लाते रहो। इन्होंने कहा कि ये राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज्यादा महान मानते हैं, मोर सैक्रेड, ज्यादा पवित्र मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट, प्रॉपर्टी लॉ, ये जितने भी बनाए गए हैं इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करी जा सके और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो हाथ से निकले नहीं। वो बात अलग है कि इन्होंने एक थ्योरी दी जो बाद में जाके हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे कि ऐसी थ्योरी है नहीं। इन्होंने कहा कि पहले कैपिटलिज्म होता है, फिर रिवोल्यूशन होती है और अल्टीमेटली कम्युनिज्म आ जाता है, यानी कि कम्युनिज्म के अंदर प्राइवेट ऑनरशिप खत्म हो जाती है, स्टेट ऑनरशिप आ जाती है, हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब सरकारी माहौल होता है। सो वंस द वर्कर्स रिवोल्ट दे ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, एबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा उन्होंने सोचा। वैसे ये रियल लाइफ में एक दो जगह हुआ भी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इन्होंने का कहना है कि क्लासेस विल सीज टू एग्जिस्ट। कौन सी क्लास? अरे वही कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। मेजर क्लासिफिकेशन यही दो है, अमीर गरीब। सो क्लासेस विल सीज टू एग्जिस्ट। जब सारा कुछ, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, सब कुछ सरकारी, अगर सब कुछ सरकारी है तो अमीर तो कोई होगा ही नहीं, फिर सरकार ही है बस जो कुछ है। तो इसका मतलब क्लासेस अब एग्जिस्ट नहीं करेंगी, नो मोर कैपिटलिस्ट, नो मोर वर्कर क्लास। तो लॉ जो है वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनका कहना है कि जब ये खत्म हो जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, सब कुछ सरकारी हो जाएगा, तो फिर लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोरलेस। इनका कहना है देन द लॉ विल बिकम ऑब्सोलीट एंड विदर अवे, इवेपोरेट, हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका कोई काम ही नहीं होगा। ऐसा मिस्टर कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहती है। चलो, इन्होंने एक ये भी कहा कि एक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी हम देते हैं। इनका कहना है कि बेस से ही सुपर स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लिया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जैसे इन्होंने कह दिया कि जो बेस होगा उसके हिसाब से ही ऊपर डिसाइड होगा कि क्या बनेगा। इसी तरह से इन्होंने कहा कि 3 लेयर सिस्टम है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, वो कंसेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे बेस में क्या आता है, और वही ऊपर का फंडा डिसाइड करता है। लॉ, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब बेस डिसाइड करता है। और बेस किसके पास है? अमीरों के पास है। ये थ्योरी कहने की कोशिश कर रही है। तो बेस में क्या है? बेस में है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा फैक्ट्रीज, मशीनरी, रॉ मटेरियल, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट में ले लिया टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में आईटी या सॉफ्टवेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, द हु। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो आ गए कि क्या, फैक्ट्री वगैरह, अब इसके ऑनर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? द रिलेशन इज बिटवीन कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर एंड वेज अर्निंग वर्कर, यही मेन रिलेशन है। अब उसके बाद क्या होगा? ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, द लीगल लॉ। ये थर्ड उन्होंने कहा कि बेस के अंदर वो इस चीज को पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बनी रहे और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है अमीर का वो बना रहे। सो व्हाई लॉ एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ दिस कैपिटलिस्ट मोनोपोलाइजेशन। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि वही सब कुछ कंट्रोल करें और बाकी की जनता सिर्फ उनकी सेवा करती रहे। Why law exists? Because of this, because the rich own the property and the poor do not. The rich are constantly terrified that poor will rebel and take it. बोला अमीरों को डर लगता है कि यार कल को कोई ये ना हो कि हंगामा हो जाए और हमारी प्रॉपर्टियां छिन जाए, इसलिए वो ऐसे कानून लिखवाते हैं, ट्रेसपास, थेफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है उसको छीन ना पाए। मतलब इन ब्रीफ घुमा फिरा के उनकी कहानी यही है कि इकोनॉमिक बेस में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें हैं। और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, इस बेस के ऊपर कंसेप्ट खड़ा हो गया जिसमें लॉ, स्टेट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, मोरालिटी। उनका कहना है ये सब बकवास है, ये सब चीजें तो पैसे वाले ही डिसाइड करते हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, जो वो फैसला करते हैं वही सब कुछ है, बस बाकी सब कुछ नहीं है।
लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक रिलेशन। पैसे वाले जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, वही लॉ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। तो अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लॉ इज इकोनॉमिकली डिटरमिन्ड, पैसे वाले फिक्स करते हैं। क्लास इंटरेस्ट, कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट शो करते हैं। दे प्रोटेक्ट द रूलिंग क्लास। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? दे शेप द लीगल सिस्टम। एंड लॉ क्या है? जस्ट एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो बेस है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। लीगल इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल नहीं है, ये थ्योरी कहती है, अमीरों का फेवर करते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस के हिसाब से लॉ भी चेंज हो जाएगा, और लॉ और स्टेट दोनों टेम्परेरी है। मतलब इनका ये कहना है कि अल्टीमेटली सब कुछ जब क्लासेस फिनिश हो जाएंगी, रिवोल्यूशन आ जाएगा, सब कुछ सरकारी हो जाएगा, यानी कम्युनिज्म आ जाएगा, फिर लॉ की जरूरत ही नहीं है। चलो, मेरिट्स हैं फिर भी इनके कुछ, क्योंकि इन्होंने लॉ और इकोनॉमी का रिलेशनशिप बनाया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से क्लासेस यानी रिच लोग लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सबसे बड़ा मेरिट है। इन्होंने एक्सपोज किया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं वो लीगल सिस्टम में हैं, वही चीज। इनडायरेक्टली उन्होंने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट किया, एनकरेज किया। अगर वो चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अमीरों ने कानून अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको नहीं होने देना चाहते, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और उन्होंने लेबर एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि वो अच्छे से बने। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। सबसे पहला मेजर क्रिटिसिज्म, इट रिड्यूसेस एवरीथिंग टू मनी। इन्होंने ये कह दिया कि बस सब कुछ पैसा है, पैसा है, पैसा है। उनका ये कहना है ऐसी बात नहीं, लॉ, रिलीजन, मोरालिटी, एथिक्स, कल्चर, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। हमने जो थ्योरीज पढ़ी है, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया वो सब बेकार था, ऐसा तो नहीं है। डिवाइन लॉ होता है, कस्टम्स भी होते हैं, सोशल वैल्यूज भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने बाकी की सारी थ्योरीज पढ़ी थी वो बिल्कुल यूजलेस हैं, या सॉवरन की कोई चलती ही नहीं, बस पैसे वाले ही सब कुछ चला देते हैं, इतना भी नहीं है। हर चीज का इन्फ्लुएंस है, एग्रीड, बट ये कहना कि सिर्फ टोटली पैसे वाले ही, इकोनॉमिक फैक्टर ही लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा इतना भी ठीक नहीं है। लॉ इज नॉट ऑलवेज ए टूल फॉर द रिच। अब मिनिमम वेजेस एक्ट है, चाइल्ड लेबर बैन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हैं, ऐसा नहीं है ये कैपिटलिस्ट को हार्म करते हैं और वीक सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ब्लेम करना सही नहीं है। और फिर इनकी जो विदरिंग अवे थ्योरी थी कि एक दिन कानून खत्म ही हो जाएगा, उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है कि यूएसएसआर और मॉइस्ट चाइना, ये दो एग्जाम्पल लिए, यहां पर कम्युनिज्म आया लेकिन गवर्नमेंट और स्ट्रांग होगी। इनका ये कहना कि खत्म ही हो जाएगी लॉ और स्टेट, ऐसा तो नहीं हुआ, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी जो विदरिंग अवे थ्योरी थी कि इवापोरेट कर जाएगा लॉ, खत्म ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। क्रिटिसिज्म के और पॉइंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओवर एम्फसाइजेस द इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेग्लेक्ट्स मोरालिटी, जस्टिस, लीगल प्रिंसिपल्स। लॉ डज नॉट ऑलवेज सर्व द रूलिंग क्लास, ये मैं भी मानता हूं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट टोटली लॉ अमीरों के हाथ में ऐसा नहीं है। कोर्ट वीकर सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ओवर सिंप्लीफाइज सोशल रियलिटी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंटबाजी हो गई कि इकोनॉमिक ही सब कुछ कर रही है। इंडिपेंडेंट रोल ऑफ लॉ को इन्होंने इग्नोर कर दिया, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी ज्यादा कुछ बात इन्होंने की नहीं, जो कि आज की तारीख में डेमोक्रेसीज प्रोटेक्ट करती हैं फंडामेंटल राइट्स को, उस बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। सो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की एक अच्छा आंसर आपको डेवलप करके देने की, और बेसिक फंडा तो खैर 2 लाइन का ही था, तो आप आई होप कि इसको एग्जाम के अंदर लिख लोगे। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो तो ये नंबर्स दिए गए, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बाय करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो।